सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जॉन कैरी के कोट के साथ। जॉन कैरी कहते हैं अचीविंग नेट जीरो इज नॉट अबाउट चूजिंग बिटवीन न्यूक्लियर और रिन्यूएबल्स, इट्स अबाउट यूजिंग एवरी टूल इन द बॉक्स। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल कोट है और सिंपल कोट का मतलब सिंपल है कि अगर हमें नेट ज़ीरो का जो टारगेट है वो अचीव करना है, और ये जो नेट ज़ीरो का टारगेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक कंट्री का टारगेट है। इंडिया ने COP26 के अंदर, जो कि हमारी हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर, इसके अंदर इंडिया ने जो है नेट ज़ीरो का जो टारगेट रखा था वो 2070 तक अचीव करने का रखा था। तो यहाँ पे ये जो कोट है कहीं ना कहीं यही बोल रहा है कि अगर नेट ज़ीरो का टारगेट हमें अचीव करना है तो सिर्फ न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस नहीं करना, बल्कि जितने भी टूल्स हैं हमारे पास, चाहे वो हमारी हाइड्रोजन एनर्जी हो गई, चाहे वो न्यूक्लियर हो गई, चाहे वो विंड हो गई, चाहे वो सोलर हो गई, हर किसी को यूज़ करना है किसके लिए? अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आई होप समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल कोट था। और ये जो कोट है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन से, डेली डिस्पैच डिस्कशन से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। और नेट ज़ीरो इकोनॉमी, या बोल लीजिए हमारी ये जो क्लाइमेट चेंज हो गई, या फिर ये बोल लीजिए कि हमारा एनवायरनमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए। और ये जो टॉपिक है ये अपने आप में ही एक नया टॉपिक है जो हम यहाँ पे आज शायद पहली बार ही ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो बहुत अच्छी बात है। अपने उद्देश्य के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? अपने नॉलेज पूल में डायमेंशंस को ऐड करना है। जितनी डायमेंशंस होगी उतने ज़्यादा हमारा जो है ब्यूटीफुल ऐसे होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हमें नेट ज़ीरो का जो एमिशन का हमारा टारगेट है उसको अचीव करना है, तो सब एक चीज़, सिंपल चीज़ है जो हमें करनी पड़ेगी। वो क्या? जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको रिप्लेस करना है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जिससे CO2 एमिट होता है, वो सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। कोल हो गया हमारा, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, सारी चीज़ क्या है? सब एक फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आती है। तो इसको हमें सबसे पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। और रिप्लेस क्यों करना है? क्योंकि यही जो है क्लाइमेट चेंज का जो मेजर रीज़न है वो यही है। और हुआ कब से था? जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, रेनेसां आया था, उस टाइम से हुआ था ये सारा। तो यही यहाँ पे बता रखा है इस एडिटोरियल के अंदर कि अगर नेट ज़ीरो का एमिशन का टारगेट इंडिया को अगर अचीव करना है 2070 तक, जो मैंने आपको बता दिया 27 हमारा टारगेट है, तो फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करके सब चीज़ों को इलेक्ट्रीफाई करना पड़ेगा हर एक सेक्टर में, चाहे वो होम हो गया, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो गया, चाहे वो इंडस्ट्री होगा। और ये चीज़ आप देखते भी होंगे जो शहरों के अंदर रहते होंगे कि इलेक्ट्रिक बसेज आ गई हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है हमारा टारगेट, हमारा UNFCCC का इंटरनेशनल टारगेट है। उसको अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हर एक लेवल पे हर एक चीज़ को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी, देखो आपको भी ये भी पता होना चाहिए कि अराउंड जो है हमारी इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री की ही रिपोर्ट है, 65 to 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है हम किससे प्रोड्यूस करते हैं? कोल बेस्ड पावर प्लांट से। ठीक है, कोल बेस्ड पावर प्लांट से मतलब क्या? कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रखा है कि फॉसिल फ्यूल सिर्फ जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारी हीट हो गई, हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए, या फिर हमारी जो इंडस्ट्री हो गई, उसके अंदर यूज़ होता है। तो सिंपल चीज़ है, कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको, जैसे प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है, जैसे स्टील प्रोडक्शन हो गया, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो जो ऐसी जगह है जहाँ पे ये चीज़ रिप्लेस नहीं हो सकती, तो वहाँ पे सॉल्यूशन बता रखा है क्या? हाइड्रोजन। तो बिग सॉल्यूशन यही बता रखे हैं, दो चीज़, कि अगर नेट ज़ीरो लेना है तो सबसे पहले तो हर एक चीज़ को इलेक्ट्रीफाई करो, चाहे वो बसेज हो गई, चाहे वो कुछ होगी। और जहाँ पे इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकते वहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ करो। और हाइड्रोजन में भी आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन में भी, ये भी UPSC का क्वेश्चन आया था एक बार CSC के अंदर, कि जो हाइड्रोजन है इसके भी टाइप्स होते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हो गई, ग्रे हाइड्रोजन हो गई, ब्लू हाइड्रोजन हो गई। तो ये सारी जो हाइड्रोजन है इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, थोड़ा सा इसको भी देख लो। देखो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए सिंपल तरीका है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन सा होता है? H2O। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको अलग अलग कर दो। ठीक है, अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है जो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के अंदर यूज़ हो रही है, अगर वो फॉसिल फ्यूल से आई है, पेट्रोल वगैरह से आई है, तो वो ग्रे वाले एरिया में आ जाएगी। लेकिन अगर वो है विंड से आई है या फिर सोलर एनर्जी से आई है, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगी। ठीक है, इतना थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस भी हमें समझ लिया। ठीक है, अब इंडिया के अंदर क्या चीज़ है? देखो अब इंडिया जो है न्यूक्लियर एनर्जी पे भी जो है रिलाई करता है। आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इंडिया जो है डेवलपिंग से डेवलप्ड बनने का टारगेट भी ले रहा है 2047। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने टारगेट सेट किया है कि 2047 तक जो है इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, आई होप। तो यहाँ पे ये जो है, अगर डेवलप्ड कंट्री बनेगा या नहीं भी बनता तो भी क्या होगा, और 100% बन जाएगा। अगर बन जाता है तो उसकी जो डिमांड है एनर्जी की,
वो हमारा टारगेट है बेसिकली। तो एनर्जी की जो डिमांड है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, हमारी इंडिया के अंदर भी होगी। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए ये जो हमारी सोलर हो गई, ये जो हमारी विंड हो गई, या जो हमारी हाइड्रोजन हो गई, ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सोलर और विंड हो गई ये इंटरमिटेंट है। मतलब कि क्या होता है, देखो सूरज तो 24 घंटे उगता नहीं है, ठीक है, हवा तो 24 घंटे चलती नहीं है, तो नहीं चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे कैसे? ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने न्यूक्लियर पावर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और इंडिया वही कर रहा है। इंडिया का, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट भी है, अगर आपको पता हो, कि 100 गीगावाट जो हमारी न्यूक्लियर पावर है हम 2047 तक जो है किससे प्रोड्यूस करेंगे, हम न्यूक्लियर पावर से, न्यूक्लियर एनर्जी से बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे हमारी 100 गीगावाट जो पावर है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखो हमारी एक कॉरपोरेशन है NPCL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो 26 जो रिएक्टर हैं वो बिल्ड कर रही है। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है 26 रिएक्टर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं स्मॉल स्केल पे। जैसे हमारी इंडियन रेलवे वगैरह हो गई, इसको भी तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब तो कोयले से कोई रेल चलती नहीं है, अब तो सारी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होगी? सोलर, विंड और ये जो हमारी हाइड्रोजन है, ये तो सफिशिएंट है नहीं, ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी। तो इसके लिए छोटे छोटे जो रिएक्टर्स हैं, भारत स्मॉल रिएक्टर्स जिसको नाम दे रखा है, वो जो है वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, ताकि इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर यूज़ होगी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ये हमें इंडिया, मेक इन इंडिया जो हमारा इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत वाला, उसको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। तो देखो कितना ज़्यादा इंटरलिंक होती है हर एक चीज़, ये इस छोटे से पैराग्राफ में हमें दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से हमारे जो PSUs है वो रन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो रन हो रहा है। तो हमारा कहीं ना कहीं ये ओवरऑल जो चीज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है, और वही हमें क्या करनी है, हमें ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, या बोल लीजिए हमें रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि हमारी टारगेट्स भी है। NDC आपको पता होगा, मैंने डिस्कस भी करा है काफ़ी बार, उसको यहाँ पर डिस्कस दोबारा नहीं करूँगा। चैलेंज क्या है हमारे पास, देखो ये तो सारी चीज़ हो गई, हमारे टारगेट्स हैं और हम कर भी रहे हैं इस चीज़ में, और हमें करना भी है। और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रीफाइंग यही सॉल्यूशन है अगर क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो, और हमारा जो नेट ज़ीरो का टारगेट है उसको अचीव करना है तो। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, उस चैलेंज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो जो फ्यूचर की इलेक्ट्रिसिटी है वो इतना तो एकदम डिफाइन है कि जो लो कार्बन सोर्सेज हैं, जैसे हमारे सोलर हो गया, हमारा विंड हो गया, हमारा हाइड्रोजन हो गया, हमारा न्यूक्लियर हो गया, तो ये जो लो कार्बन एनर्जी वाले जो सोर्सेज हैं यहाँ से आएगी फ्यूचर की एनर्जी। लेकिन चैलेंजेस वही हैं कि ये जो हमारी आ रही हैं इलेक्ट्रिसिटी लो कार्बन सोर्सेज से, हमारा सोलर स्पेशली विंड, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, या फिर वेव एनर्जी ले लीजिए, ये सारी जो है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। ठीक है, ये क्या है, 24 घंटे अवेलेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आप कह लीजिए एक इंटरप्शन आता है, वो क्या कि ये 24 घंटे अवेलेबल नहीं है। रात हो गई तो जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। सोलर वाले केस में विंड नहीं चल रही तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। विंड की डेंसिटी कम है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब करती हैं इंडिया के टारगेट को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बता रखा है कि यहाँ पे काम करेगा कौन, न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पे काम करेगा। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है हमें एक बैलेंस प्रोवाइड कराएगा। ये जो हमारा कोल बेस्ड पावर प्लांट हो गए और जो हमारा सोलर एनर्जी वगैरह, जो हमारा इंटरमिटेंट जो एनर्जी का सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का, इन दोनों के बीच एक राइट बैलेंस जो है इस्टेब्लिश करने में हमारी जो न्यूक्लियर पावर है वो मदद करेगी। लेकिन न्यूक्लियर पावर के साथ एक अलग प्रॉब्लम है। वो अलग प्रॉब्लम क्या है कि भाई महंगी है, और उसके जो प्लांट्स है उसको इस्टेब्लिश करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है जैसे लगता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि भाई उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है बिल्ड करने का, पूरा प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारे कोल बेस्ड पावर प्लांट चल रहे हैं, वहाँ पे कोयला चीप आता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती आती है। लेकिन सपोज करो कि पूरा प्लांट जो है वो हमें दोबारा से लगाना पड़ रहा है। पूरा प्लांट लगाने के बाद जो है वहाँ पे प्लांट में जो है हमें न्यूक्लियर पावर जो है वो यूरेनियम वगैरह है वो मंगवाना पड़ रहा है। यूरेनियम अपने आप में कॉस्टली आता है, अब उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ऑल्सो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक तरह से आप कह लीजिए कार्बन न्यूट्रल है, लेकिन महंगी बहुत है। तो ये सारे का जो बर्डन जाएगा किसके पास, कंज्यूमर के पास, हमारे आपके पास। तो क्या होगा कि इससे महंगाई आएगी, वो सारी चीज़ होंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखा है भाई महंगा है ये चीज़,
और इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सबके पास ये टेक्नोलॉजी है, तो जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास टेक्नोलॉजी है वो देते नहीं है, शेयर नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी जो दोनों प्रॉब्लम है ये एक हमारी जो इंडिया है वो फेस कर सकती है। अब इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन है हमारा हाइड्रोजन, जिस पे हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। आप देखते भी होंगे हाइड्रोजन की बसेस आ रही है, हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाती है। अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको। उसमें जस्ट देखिए कि क्या क्या चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, स्टेट लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन का नाम बार बार यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक चीप सोर्स है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का, और इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो है हमें इतना ज़्यादा जो प्लांट वगैरह जैसे न्यूक्लियर में होता है वो एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है कि जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो हमें करनी है उसके लिए हम हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का यूज़ करके हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो ऐसे करके एक एक्सपेरिमेंट दिखा रखा होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहाँ पे पानी है, क्योंकि हाइड्रोजन पानी से बनता है। ठीक है, उसके लिए कोई यूरेनियम वगैरह नहीं चाहिए। अब यहाँ हमने आपने एक इलेक्ट्रोलिसिस की प्लेट लगा दी, यहाँ लगा दी, इसको कैप कर दिया। कैप करने के बाद यहाँ से जो निकलेगा, इसके अंदर से सिर्फ दो चीज़ निकलेगी। एक तो ऑक्सीजन निकलेगी, तो इसको ऑक्सीजन को हम एक लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये लिक्विड ऑक्सीजन है ये हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में काम आ सकती है थोड़ा सा रिफाइन करके। प्लस यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलेगी ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी बन सकती है। तो इससे जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो दोनों चीज़ें जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं। और हाइड्रोजन को जब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे या हाइड्रोजन को जब हम पावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बसेस को रन करने के लिए, तो उससे जो निकलेगा वो आपका CO2 नहीं निकलेगा, वो आपका वाटर निकलेगा। ठीक है, तो यही जो चीज़ है बहुत कमाल की चीज़ है कि भाई ज़ीरो जो है वो उसमें पॉल्यूशन होगा, और उसके साथ ये इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है जैसे न्यूक्लियर पावर है। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, चीप है, और इसको जो है अपने अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट स्पीड पे रन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बैलेंस कर लेगी, जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको। यही सारी चीज़ें बता रखी है। और हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रही है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए प्रोड्यूस हो वो तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ही लग रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगा के हमने हाइड्रोजन प्रोड्यूस करी, अब उस हाइड्रोजन से फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो ये तो एक तरह से आप कहेंगे मूर्खता होगी। तो ये चीज़ नहीं करने की ज़रूरत है। यही यहाँ पे एडिटोरियल में भी बता रखा है, जो हमारे विद्वान लोग हैं उन्होंने बता रखा है कि हाइड्रोजन अगर प्रोड्यूस करनी है तो उसको एज अ एनर्जी यूज़ करो। ठीक है, जैसे फ्यूल्स वगैरह होते हैं उसकी तरह यूज़ करो, और जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो सकती, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, स्टील मेकिंग में, वहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा टारगेट है नेट ज़ीरो का वो हम अचीव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है, स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है। तो स्टोरेज के लिए थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा भाई गवर्नमेंट को, यही यहाँ पे बता रखा है। और पॉलिसी सजेशन में यही सजेशन दे रखा है कि हमें सिर्फ उस हाइड्रोजन का जो है वो यूज़ करना चाहिए, या कह लीजिए उस हाइड्रोजन को पे फोकस करना चाहिए जो हाइड्रोजन हमारी ग्रीन हाइड्रोजन हो। ना कि ऐसा ना हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हाइड्रोजन बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो कोयले को जला के आ रखी हो, तो क्या होगा कि वही सारी जो इधर से कान ना पकड़ के हाथ घुमा के कान पकड़ लिया वो वाली बात हो जाएगी। तो मेन सजेशन यही है इस एडिटोरियल में कि अगर हाइड्रोजन पे फोकस करना है, और फोकस करना ही पड़ेगा अगर हमें टारगेट को अचीव करना है, तो वो फोकस कैसा होना चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन का। और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए, लेकिन वही है थोड़ा सा यहाँ पे खर्चा होता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है रिपीट करके। तो यही है। और लास्ट में ये एक चीज़ बता रखा है कि हाइड्रोजन और जो हमारी बैटरी स्टोरेज होगी इसको लिंक करने की ज़रूरत है, अलग अलग इसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए तो हमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम चाहिए। तो अगर दोनों पे अगर फोकस करें एक साथ तो ये कहीं ना कहीं एक एफिशिएंसी लेके आएगा सिस्टम के अंदर, सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। ये यहाँ पे मेनली बता रखा है। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि बेसिक थीम क्या थी। बेसिक थीम यही थी कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे सिर्फ दो चीज़ पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, एक हमें इलेक्ट्रिसिटी पे, एक हमें हाइड्रोजन पे फोकस करना है। और उसके बाद हमने जो है चैलेंजेस वगैरह देखे, न्यूक्लियर में क्या चैलेंजेस आता है, और हाइड्रोजन का यूज़ सिर्फ हमें किस में करना चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज़ में। बाकी जो है ये न्यूक्लियर हो गया और ये इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये हमें टोटली किससे प्रोड्यूस करनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी से, ना कि फॉसिल से। तो ये हमारा टोटल था आज का एडिटोरियल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर इंडिया को नेट ज़ीरो फ्यूचर लेना है 2070 तक तो क्या पाथवे होना चाहिए। यही पाथवे हमने डिस्कस करा था, यही आपको टॉपिक में लिखना है।
पेपर 2 के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक है। ट्राई करो लिखने का, एक बार पेन चलाओ। देखो एक बार पेन चलाने की अगर तुम्हें आदत हो गई तो ज़िंदगी में पेन रुकेगा नहीं, लेकिन जो फर्स्ट पेन चलाना होता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसी में आती है। देखो जब मैंने अपनी राइटिंग स्टार्ट करी थी, आज से शायद 2017 में मैंने अपनी राइटिंग स्टार्ट करी थी। उस टाइम पे भी मैं जॉब ही कर रहा था वैसे तो देखा जाए गवर्नमेंट में ही। तो उस टाइम पे जब मैंने राइटिंग स्टार्ट करी थी तो जो मेरे आइडल थे, जैसे मैं आपको मेंटोर कर रहा हूँ, आपको वो बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, वैसे जो मेरा मेंटोर था, मेरे मेंटोर थे, तो उन्होंने बताया था कि फर्स्ट 50 जो ऐसे होंगे तुम्हारे, ठीक है, फर्स्ट 50 जो तुम्हारी आंसर राइटिंग होगी, सीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था मैं उस टाइम पे, तो वो सबसे वर्स्ट होंगी। बस वो 50 जो है ना स्टार्टिंग की, उसको कैसे ना कैसे करके बियर कर लो। अगर तुमने उस 50 को झेल लिया तो 51 वाला जो होगा वो बहुत ही तुम्हारा बेहतरीन होगा। और उसी का रिजल्ट मेरे को निकला था सीएससी के अंदर कि मेरे एसए राइटिंग के अंदर 136 मार्क्स आए थे। तो यही चीज़ है कि आपको जस्ट फर्स्ट कुछ आपके एसेज हैं, आपके केस में मान लीजिए 20-25, ठीक है, इतने जो आपके ऐसे हैं वो बहुत बकवास होंगे, बहुत बेकार होंगे। आप खुद पढ़ेंगे, अगर फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं आप खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा और आप सोचेंगे किसी से शेयर नहीं करना, और फिर क्या करेंगे आप, 20-25 थोड़े से ज़्यादा होते हैं और वहाँ तक जाते जाते आप जो है हार मान जाएंगे, एग्ज़ाम में देख लेंगे, ऐसा सोचेंगे। लेकिन फर्स्ट 30 आपके लिए, फर्स्ट 30 जो ऐसे हैं बस उसको थोड़ा सा सहन कर लो। फर्स्ट 30 को सहन कर लिया तो फर्स्ट 31 जो होगा वो ऑटोमेटिकली इतना सुंदर होगा कि आप दिखा सकेंगे लोगों को कि ये देखो मेरा ऐसे है। और यही मैं चाहता हूँ आपके लिए कि आप जल्दी से जो है अपनी ड्रेस को पहने, वर्दी को पहने और ट्रेनिंग पे जाए और वहाँ पे जाके फिर मुझे भी बुलाएं कि सर देखो मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन गया। तो चलो यही मेरी आपके लिए विशेज़ है, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखो बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि सर आप बहुत रूड हो जाते हो कभी कभी। देखो टफ लव दिखाना पड़ता है, क्योंकि जब प्यार दिखाते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो माता पिता को जैसे कभी कभी मारना भी पड़ता है अपने बच्चों को उनके भलाई के लिए, तो ऐसे ऐसे कभी कभी टीचर को भी टफ बनना पड़ता है, ठीक है। आप भी थोड़ा सा टफ बनिए, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है टफेस्ट लोगों के लिए, ना कि जो बहुत जो लेज़र लाइफ जीना चाहते हैं उनके लिए वर्ल्ड नहीं है। तो पुरुषार्थ कीजिए, यही हमारे स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे और यही जो है हमारे जितने भी आइडल्स हैं वो सारे बोलते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा ज्ञानवारी नहीं, ठीक है, पढ़ाई करना चालू करो। नेक्स्ट है हमारा साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून अभी जो है हमारा आईएमडी, पता ही होगा, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। इसने जो है अभी फोरकास्ट किया था कि अभी, और हर बार करता ही रहता है वैसे तो, कि जो हमारे यहाँ पे इस बार मानसून आएगा। हमारे यहाँ पे कौन से मानसून आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एक तो मैंने चलो नाम बता ही रखा है, साउथ वेस्ट मानसून। एक और आता है, ठीक है, एक और आता है। एक तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, इसको मानसून में ट्रीट नहीं करते। हमारे यहाँ पे इंडिया में 2 मानसून आते हैं, उन दोनों के नाम बताना, ठीक है। एक तो हो गया साउथ वेस्ट, एक और आता है सर्दियों के अंदर, वो कहाँ से आता है, कहाँ पे बारिश करता है, वो सारा थोड़ा थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो इस बार जो मानसून होगा वो अबव नॉर्मल होगा, 5% मोरलेस वो रहेगा, ये बता रखा है, ठीक है। सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर है, पिछले साल भी नॉर्मली था, और 4% थोड़ा बहुत एरर ऊपर नीचे हो जाता है। इसका क्यों हो रहा है, ये नॉर्मल क्यों आएगा, क्योंकि अल नीनो जो है एब्सेंट है। अल नीनो के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो मोरलेस सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर ही लेते हैं डेली डिस्पैच में, ठीक है। तो अल नीनो जो है इसके एब्सेंस की वजह से जो है वो ये मानसून ऐसा रहेगा। चलो अब इस बार इंडियन मानसून पढ़ते हैं, ठीक है। देखो हमारा जो प्यारा भारत है, अच्छे से समझाऊंगा इस मानसून को, ठीक है आपको। तो ये जो हमारा प्यारा भारत है, ये कहीं ना कहीं जो मानसून हमारे यहाँ पे जब अराइव करता है, ये मानसून अराइव करता है क्या, इक्वेटर से नीचे, इक्वेटर से नीचे हमारा जो इंडियन ओशन है वहाँ से जो है ये जो आप कह लीजिए कि विंड्स जो हैं, साउथ वेस्ट मानसून वाली जो विंड्स है, ये ट्रेड विंड्स जो है ये आना चालू करती हैं, फिर मॉइस्चर लेके आती है। मॉइस्चर लेके आने के बाद इक्वेटर पार करने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इनकी डायरेक्शन ऐसे होती है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके फिर ऐसे करके यहाँ पे हमारी इंडिया रहता है, यहाँ पे हिट करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे आके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है ये हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये 20 मई तक, अगले महीने जो 20 तारीख है, अंडमान निकोबार तक आ जाएगा। और ये जो हमारा मानसून है ये बे ऑफ बंगाल वाला थोड़ा सा फास्टर रहता है कंपैरेटिवली अरेबियन सी के, थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन ये भी होना चाहिए। सबसे पहले हिट करता है कौन से, कहाँ पे, केरला में हिट करता है, सबसे पहला प्लेस है, और मेनलैंड में एंटर हो जाता है ये 1 जून को, ठीक है। तो 1 जून से जो है हमारा मानसून स्टार्ट हो जाता है, केरला में हिट करता है। उसके बाद जो है ये ब्रांच जो है, ये ब्रांच 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो
एक तो इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है, इन दोनों को भी देखेंगे, ठीक है, इन दोनों को भी अच्छे से देखेंगे, सारी चीज़ समझाऊंगा यहाँ पे। और ये जो मानसून आता है इसी को हम क्या कहते हैं, एकदम सडनली ऑनसेट हो जाता है, सडनली जो है एकदम बारिश होने लग जाती है, उसको ब्रस्ट कहते हैं, मानसून ब्रस्ट आ गया। और ये जो हमारी ब्रांचेज है ये अब यहाँ से थोड़ा सा देखना चालू करना, ये तो सारी चीज़ें ऐसी थी, ये इसको भी एक बार तो मैं अच्छे से समझा दूंगा अभी नीचे ही, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा देख लें, लिखा हुआ है, इसी को पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। दो ब्रांचेज है, एक हमारी अरेबियन सी ब्रांचेज हो गई, हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, ये अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है, इसके बाद यहाँ से देखो एक ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, इन दो से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मैंने कॉपी कर दिया आपके लिए यहाँ पे। और चलो इसको पढ़ने से पहले हम पूरा देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। देखो यहाँ से जो है हमारा मानसून आता है, ठीक है, यहाँ से मानसून आते आते यहाँ जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ मानसून आ गया। अब यहाँ पे जो केरला है इससे टकरा के, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है, हिल्स हैं, हिली एरिया है ना, यहाँ पे अन्नामुडी, ये सारी जो क्या है हिल्स हैं, यहाँ से टकराता है। टकराने के बाद ये जो ब्रांच है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक इधर एक इधर। तो ये वाली जो ब्रांच है इसे क्या कहते हैं, अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है। ये वाली ब्रांच है इसे क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे है हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब ये जो ब्रांच यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, ये ब्रांच आने के बाद क्या करती है, ये हमारे वेस्टर्न घाट से टकराती है, ठीक है। यहाँ से टकराने के बाद क्या होगी, यहाँ पे बारिश करेगी, ठीक है। और ये जो बारिश जो पहाड़ों से टकराने की वजह से होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो हमारे ये जो हमारा ये हो गया वेस्टर्न घाट, यहाँ पे किस तरह की बारिश होती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है, किसकी वजह से होती है, क्योंकि पहाड़ों से हमारी जो है अरेबियन सी की जो ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून की, ये टकराती है, तो इसकी वजह से बारिश होती है। और बारिश होने की वजह से कैसे, जब जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी कैसे वहाँ पे फॉरेस्ट रहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे यहाँ पे पाते हैं। सारी चीज़ रिलेटेड है मोर और लेस, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ें, ये जो हमारी अरेबियन सी की जो ब्रांच थी ये कहीं ना कहीं इधर चली जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पहाड़ों से टकराने के बाद ये वाला कौन सा एरिया आ जाएगा, देखो ये वाला जो एरिया दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये कौन से एरिया में आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा हमारा सूखा वाला एरिया। क्यों, क्योंकि लीवर्ड साइड है, ठीक है। जो पहाड़ के पीछे की साइड जो होता है लीवर्ड साइड कहते हैं, वहाँ पे बारिश नहीं होती, क्योंकि मॉइस्चर सारा यहीं पे ख़त्म हो लेता है, यहीं पे बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सूखा पड़ता है, और विदर्भा रीजन वो इधर वाली साइड वाले रीजन है, इसलिए वहाँ पे जो है बारिश कम आती है और मॉइस्चर नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पे जो है हमारे जो फार्मर्स है वो सुसाइड की प्रॉब्लम वहाँ पे है। सारी चीज़ लिंक्ड है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमारे यहाँ पे कौन सा एरिया है, यहाँ पे हमारा डेजर्ट टाइप का एरिया, ठीक है। चाहे वो गुजरात हो गया, चाहे वो राजस्थान हो गया, डेजर्ट टाइप का एरिया। यहाँ पे आने के बाद हीट बढ़ जाती है, डेजर्ट एरिया में हीट ज़्यादा होती है, हीट बढ़ जाती है, तो मॉइस्चर कैपेसिटी जो होती है हमारी विंड्स की वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए इस रीजन में जो है ये जो हमारी अरेबियन ब्रांच है ये बारिश नहीं करती, ठीक है। ये अरेबियन ब्रांच जो है यहाँ पे कहीं आप मान लीजिए दिल्ली और ये उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो है ये ब्रांच हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिलती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कौन सा, अरेबियन वाला ब्रांच, ठीक है। उसके बाद हमारी जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो इधर आ गई थी, ठीक है। इधर आने के बाद क्या करती है, वो ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाने के बाद यहाँ पे अर्कनयोमा जो हिल्स हैं, आपको पता है ना, ये हिमालय वाला जो हिस्सा आ रहा है यहाँ पे, ये अर्कनयोमा यहाँ पे हिल्स हैं, ये दिख रहा है ना पूरा, ये अर्कनयोमा हिल्स हैं यहाँ पे। ये अर्कनयोमा हिल्स तो इधर की साइड है, ये वाली जो है म्यांमार वाली जो हिल्स, क्योंकि इंडिया और म्यांमार के बीच में जो नेचुरल बाउंड्री है वो हिली एरिया है, अर्कनयोमा हिल्स है, ऐसे करके कुछ है। ये बारचा, ये नरमा, ये क्या था वो जो अरुणाचल प्रदेश में जहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, नमचा बारवा ऐसे करके कुछ था, नाम मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे साथ, ठीक है। नमचा बारवा ऐसे करके कुछ था, नमचा करके कुछ था, ठीक है। तो ये जो यू टाइप का जो एरिया बनता है ये हिली एरिया है, ठीक है। अब ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये यहाँ पे जाती है, यहाँ पे जाने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो ऊपर चाइना की तरफ चली जाती है, एक इधर की साइड चली जाती है, एक यहाँ से डाइवर्ट होके हमारे इंडिया के मेनलैंड में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे टकरा रही है तो यहाँ पे भी बारिश करेगी ज़बरदस्त, ऑरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे इस एरिया में ऑरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है। इस ऑरोग्राफिक रेनफॉल से क्या होता है, यहाँ पे एक मानसिन राम जगह है, तो उस वहाँ पे चेरापूंजी में वहाँ पे ज़बरदस्त बारिश होती है, और इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट जो मानसून आता है, या बोल लीजिए हाईएस्ट जो रेनफॉल होता है, वो हमारा चेरापूंजी में मानसिन राम में होता है, ठीक है। वो कहाँ पे, इधर की साइड ही है, जहाँ पे ये जो हिली एरिया है ना, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्रांच है टकरा के कहाँ जा रही है, ये हमारे मेनलैंड के अंदर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से जाते जाते ये बारिश करना चालू करती है, ठीक है, ये बारिश करना चालू करती है, और यहाँ से फिर वो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा बारिश होती है, बिहार में और कम,
उत्तर प्रदेश में और कम, और फिर आता आता हमारा दिल्ली आ जाता है और कम, और पंजाब और हरियाणा, इसीलिए इसे एरिड रीजन बोलते हैं, ड्राई रीजन बोलते हैं पंजाब और हरियाणा को। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो यहाँ पे आके फिर ये जो है अरेबियन वाली ब्रांच में मिल जाती है। अब देखो, आप सोच के देखो कि पंजाब और हरियाणा जो है यहाँ पे बारिश नहीं होती और यहाँ पे नहरों का पानी और इन सब की वजह से एरिड रीजन है ना बेसिकली, यहाँ पे वो उगा रहे हैं चावल। तो ये क्या है, क्रॉप जो हमारा पैटर्न है वो डिस्टर्ब्ड क्रॉप पैटर्न है। किसकी वजह से? एमएसएम की रेट की वजह से, एमएसपी की रेट की वजह से। तो ये सारी चीज़ें भी आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब देखो ये जो ब्रांच यहाँ पे आ गई, तो एक हमारा ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, दिख रहा है ये वाला एरिया कहीं ना कहीं सूखा रह जाता है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए आपको कभी कभी क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे सर्दियों में बारिश आती है। तो सर्दियों में बारिश बेसिकली दो एरिया में आती है। एक तो हमारा ये पंजाब वाला एरिया हो गया, राजस्थान वाला एरिया हो गया, हमारा ये हरियाणा वाला एरिया हो गया, दिल्ली भी उसमें आ जाता है ये वाला एरिया, क्योंकि स्टेट में नहीं पड़ती ना बारिश, वो तो पूरा उसमें पड़ती है। स्टेट तो हमने डिवाइड कर रखे हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में नहीं होती। और हमारे हिमाचल प्रदेश में ये जो सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है, बारिश पड़ती है, उसका रीज़न होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, वो कभी और किसी क्लास में समझाऊंगा। और यहाँ पे ये जो हमारे सर्दियों में एक मॉनसून आता है हमारा, ये वाला इधर से आता है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जिसे कहते हैं, ये वाला। तो इसकी वजह से जो है तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश आती है, और बाकी जो गर्मियों में इस वाला जो मानसून आएगा, इसमें गर्मियों में बारिश नहीं आती तमिलनाडु में, ठीक है, सूखा रहता है वहाँ पे, ड्राई रीजन रहता है गर्मियों वाला। तो ये सारा कहानी है, ये सारा वो पूरा आई होप समझ आ गया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है ये वाला समझना तो वैसे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है, अब पढ़ लेना एक बार और समझ आ जाएगा। अब बस ये सारी चीज़ें थोड़ा सा याद रखना, अरेबियन सी थोड़ा सा बड़ा है, वेस्ट बंगाल थोड़ा सा कम है, रेन शेडो एरिया कौन सा आता है, जैसे हमने देखा ना कि ये हमारा ये था वेस्टर्न घाट था, इसके पीछे वाला एरिया सारा रेन शेडो एरिया है, क्योंकि पहाड़ जो है वो क्रॉस करने नहीं देगा बादलों को, सारा पानी वहीं गिरवा देगा, ठीक है। उसके बाद जो पीछे जाएंगे बादल, वो क्या होंगे, वहाँ पे सूखा पड़ेगा। यही सारे रीजन्स है यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है, एक बार देख लेना और तो सारी चीज़ समझ आ जाएगी। आई होप कि ये भी समझ आ गया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है ये वाला ज्योग्राफी, स्पेशली कभी मौका मिलेगा तो अच्छे से समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेशन चक्रा। देखो ऑपरेशन चक्रा बेसिकली आपको पता है, अभी डिजिटल अरेस्ट नाम की एक चीज़ चल रही थी कि जो है व्हाट्सएप पे कॉल आती थी, कॉल करने के बाद यू आर अरेस्ट, ये क्या बात हुई यू आर अरेस्ट वाली। तो कॉल करके बोलते थे यू आर अरेस्ट, और वहाँ पे जो है ऑफिसर लेवल के लोग बैठे रहते थे, लोग डर जाते थे देख के कि यार मैंने क्या कर दिया, कि आपके नाम से पार्सल आया था, उसमें जो ड्रग्स निकला उसमें ये लिखना है, उसमें वो निकला, और आपसे इन्फॉर्मेशन लेके और आपको ही जो है आपसे पैसे हड़पते थे। बेसिकली यही चीज़ थी डिजिटल अरेस्ट। तो उसके लिए हमारी सीबीआई ने है ऑपरेशन चक्रा चलाया और लोगों को पकड़ा भी है, ठीक है। तो बस ऑपरेशन चक्रा का नाम याद रखना, डिजिटल अरेस्ट से, और किसने चलाया, हमारे सीबीआई ने। सिंपल चीज़। नेक्स्ट चलो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है। अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर कुछ बोला है कि भाई पेरेंट्स को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अभी भी चोरी होते हैं, अभी भी हमारा वो जो है राम राज्य नहीं आया है कि बच्चे चोरी ना होते होंगे। रीज़न क्या है बच्चे चोरी का? बच्चे चोरी वही चाइल्ड ट्रैफिकिंग उसे ही बोलते हैं। अब मैंने हिंदी में बोल दिया तो आप बोलेंगे कि सर ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लो चाइल्ड ट्रैफिकिंग लो, तुम थोड़ा सोफिस्टिकेटिंग लैंग्वेज में पढ़ो, ठीक है। जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसके अभी भी गैंग है। किस लिए करता है थोड़ा सा ये देख लो। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए, फोर्स लेबर के लिए, बैगिंग के लिए, पैटी क्राइम्स मतलब छोटे छोटे जो क्राइम्स करवाते हैं, भीख मांगना वगैरह, चाइल्ड मैरिज के लिए, आर्म कन्फ्लिक्ट हो जाता है वहाँ पे उनका यूज़ करने के लिए, और कैम्बोफ्लैग के लिए, नक्सलाइट्स के लिए। देखो ये आर्म कन्फ्लिक्ट वाला तो एक एग्जाम्पल भी है। एक जो है यूट्यूब के ऊपर एक कोई चंबल का जो टाकू था वो बहुत फेमस हो रहा था, उसकी वाइफ और वो दोनों ने अभी सरेंडर करा है। तो वो उसने बताया था कि मुझे दिल्ली से जो है अगवा कर लिया गया था, और वही चाइल्ड ट्रैफिकिंग वही है, अगवा मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और उसको फिर डाकू बना दिया, ठीक है। तो इसलिए भी ये आर्म कन्फ्लिक्ट इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सब रीजंस के लिए यूज़ होता है। कभी कभी जो है हमारा यूपीएससी एक स्टेटमेंट के अंदर ये भी दे देता है कि इन चीज़ों के लिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, तो आर्म कन्फ्लिक्ट दे देगा। तो आप सोचोगे कि नहीं यार आर्म कन्फ्लिक्ट के लिए तो कहाँ होता होगा, लेकिन होता है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया थोड़ा सा देख लेते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट निकालता है हमारे इंडिया के अंदर 2000 मतलब अरीब कह लीजिए 2500 जो हमारे बच्चे हैं वो हर साल जो है गायब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। एनसीआरबी ये रिपोर्ट देता है। इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं या पूरे वर्ल्ड में क्या इनिशिएटिव आ रखे हैं, देखो थोड़े थोड़े इनिशिएटिव भी पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ये पेपर 1 में आ गया तो भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 में आ गया तो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हमारी यूएन की कन्वेंशन है राइट ऑफ द चाइल्ड, इसके अंदर जो है हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इंडिया ने जो है
प्रोटोकॉल 2000 जो है वो साइन कर रखा है, इसके अंदर भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। और एक हमारा यूएन गिफ्ट हो गया। इन सब चीज़ों के अंदर जो है हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है चाइल्ड को जो है सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए, ये चीज़ें जो इंडिया ने कर रखी है। प्लस हमारा जो इंडिया का खुद का इनिशिएटिव है वो क्या, हमारी कौन सी मिनिस्ट्री है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। प्लस उसके साथ हमारे प्लेटफॉर्म है पेंसिल प्लेटफॉर्म हो गया, सीबीआई का एक मिशन भी है मेघा चक्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ओवरऑल हमारी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हमारे थोड़े से प्रयास हैं, तो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है इनसे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अच्छा मैं तो बोल ही नहीं रहा आपसे क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करने के लिए। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको अटेम्प्ट करो। देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। अब मैं वैसे नहीं दूंगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि अब एग्जाम आपका नज़दीक है। अब वैसे क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको कि मैंने समझाया उसी में से क्वेश्चन दे दिया, जो समझाऊंगा उसमें से क्वेश्चन नहीं होगा, पुराने वालों में से क्वेश्चन होगा, तो इससे एक रिकॉल भी हो जाएगा सिमिलर टॉपिक से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो, ठीक है। आप आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर, तो हम डेली डिस्पैच में इस डिस्कशन में मुझे भी मज़ा आया करेगा। जैसे एक बच्चे ने कल बोला कि सर जल्दी करो, तो भाई मैंने सोचा आप कर देता हूँ। तो डेली बोलोगे तो मैं डेली करता रहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को भी बोलना ही पड़ता है आपको। मीराबाई चानू, ठीक है, अभी जो हमारी मीराबाई चानू है इनको जो है चेयरपर्सन बना दिया गया है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। 4 साल के लिए इनका टर्म है। वाइस चेयरमैन है हमारे एस सतीश कुमार, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है किसमें, कॉमनवेल्थ गेम में। तो क्वेश्चन मैंने पूछा है कि मीरा ये जो बाई चानू है इनको कौन से गेम के अंदर कौन सा मेडल मिला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई करो मेरे प्यारे बच्चों इसको अटैम्प्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे तो अटैम्प्ट करना बहुत ईजी है, एग्जाम में थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर नंबर नहीं आए तो एग्जाम में नंबर ना लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एटलीस्ट पहले यहाँ पे जो है आप कमिटेड रहो कि आपको जो है डेली डिस्पैच डेली देखना है, क्योंकि डेली ही मैं लेके आता हूँ, और आपको फिर डेली जो है ये जो है क्वेश्चंस हैं उनको अटैम्प्ट करना है। अकाउंटेबिलिटी कमेंट से सेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कल वाले क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो हमारे जो मोरियो वार्गस लोआस थे इनको जो है 13 अप्रैल को, अभी कल ही की बात है, कल परसों की, इनका जो है देहांत हो गया। इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर के अंदर, कौन से ईयर के अंदर दिया गया था ये बताना है। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं। क्यों टफ होते हैं, क्योंकि ईयर को, पर्टिकुलर ईयर को याद रखना और एक कॉन्सेप्ट को याद रखना, तो ईयर को याद रखना टफ रहता है, कॉन्सेप्ट को याद रखना ईजी रहता है। जैसे मैंने अभी आपको मानसून वाला कॉन्सेप्ट बताया पूरा, ठीक है। तो कंसेप्चुअल नॉलेज थोड़ा सा हमारे माइंड में देर तक रहती है, क्यों, क्योंकि स्टोरी की तरह हम याद करते हैं, स्टोरी हमेशा याद रहती है हमें। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक डेट बता दूं तो वो डेट ईजी लगेगी सुनने में, लेकिन वो टफ है चीज़ याद करने में। जैसे कल का ये क्वेश्चन है और मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ कि डेट कौन सी थी, शायद थी सी, लेकिन एक बार जो है आप चेक कर लेंगे, शायद सी हो सकती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को 2010 लग रहा है, चलो एक बार चेक कर ही लेते हैं। 2000 ये हमारा सी 2010 था, क्या था 2010 ही था, चलो सही है, सी आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो देखो हमारा है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया पे नहीं है, जापान, कनाडा, इजराइल। जापान इसका आंसर है। जापान पे जो है अपनी खुद की एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट का नाम क्या था, जापान की सैटेलाइट का नाम, कोई नहीं एक बार देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हमें जो है याद रहेगा। जापान की सैटेलाइट, जापान सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ये रहा हमारा मिचिबिकी है जो जापान की सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, मिचिबिकी। और बाकी जो था हमने कल देख ही लिया था। उसके बाद इन द लाइट ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंट रिमार्क ऑन प्रिजन रिफॉर्म एंड कैटेगराइजिंग ऑफेंडर फॉर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग विच ऑफ फॉर्म ऑफ जस्टिस इज मोस्ट अलाइन विद इस अप्रोच, ठीक है। जस्टिस सिस्टम हमने पढ़ा था, याद है। जस्टिस सिस्टम में मैंने बताया था कि जस्टिस सिस्टम रिफॉर्मेटिव होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, रेस्टोरेटिव होता है। तो उसी के बारे में जो है स्टेटमेंट देके पूछ रखा है। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस बदला लेने वाला होता है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि इन लाइट ऑफ द ये रिमार्क प्रिजन रिफॉर्म ऑफेंडर काउंसलिंग विच फॉर्म ऑफ जस्टिस द मोस्ट अलाइंड विद हिज अप्रोच, ठीक है। उनकी जो अप्रोच थी उसके साथ कौन सी जो जस्टिस सिस्टम है वो अप्रोच वो जो है अलाइन करती है। जो हमारे अमित शाह जी ने जो अप्रोच ली थी साइकोलॉजिकल हीलिंग प्रोवाइड कराने का, मतलब उनको रिफॉर्म करने वाला, तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस थी या फिर रेस्टोरेटिव जस्टिस, दोनों एक ही है, ये वाली थी। रेट्रीब्यूटिव नहीं थी, विजिलेंट नहीं थी, प्यूनिटिव नहीं थी, सी आंसर है इसका, सिंपल चीज़, ठीक है। कल हमने देखा भी था। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है थोड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा और काफ़ी अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि आज थोड़ा डिस्कशन अच्छा हुआ है। सुबह सुबह अच्छा ही होता है, रात को मैं थक जाता हूँ काफ़ी। तो आई होप कल से ट्राई करेंगे कि सुबह ही हो, एक बार कमेंट कर दिया करो, तो मैं उस कमेंट को पढ़ के थोड़ा चार्ज हो जाता हूँ।
तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, कल फिर मिलते हैं, टेक केयर।